ओके दिन, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बोलो, कैसे चल रहा है सबका पढ़ाई? सर ठीक चल रही है। अच्छा, सबका एग्जाम हो गया है बेटा? यस सर। सर अच्छा, कोई नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर दिया था। आज हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड अभी आपको क्वाड्रेटिक का मैंने असाइनमेंट नहीं दिया हूँ, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि अभी सबका मतलब लास्ट वीक तक भी सबका एग्जाम्स चल रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा वो डिले किया था। तो अभी दे दूंगा, आप लोग कर लेना वो, ठीक है? अच्छे से करना, और जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको पहले एक बार रिवाइज करना अच्छे से, नहीं तो विदाउट रिविजन कुछ नहीं होगा। और लास्ट क्लास में बोला था जब भी क्लास ज्वाइन करोगे, हालांकि आज न्यू क्लास है, न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बट जब भी क्लास ज्वाइन करोगे आप लास्ट क्लास एक बार नोट्स एक बार रिविजन करके आओ, ठीक है? या तो पहले कर चुके हो तो ठीक है, या तो अगर नहीं कर पाए हो तो थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा उसको देख के आओ कि हाँ ये क्या हुआ है क्लास में, या ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कभी भी अगर क्लास मिस हो जाता है तो, अगर क्लास नहीं भी मिस होता है फिर भी आपको ये काम करना है, नहीं तो दूसरे क्लास में जब आओगे तो कंटिन्यूएशन नहीं बनेगा कि हाँ लास्ट कहाँ तक सर ने कराया था और अभी कहाँ से हो रहा है। क्योंकि आप लोग को सिर्फ मैथ्स तो पढ़ना नहीं होता है, मैथ्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बाकी सब्जेक्ट भी रहता है किसी किसी का, ठीक है? इसीलिए आप रिविजन थोड़ा रखो, ऐसे करो कि कंटिन्यूएशन में रखे और चीजें याद रहे। चलो फिर मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, सो आई गेस सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, राइट? ओके, गुड सो इवनिंग सर। बेसिकली आज का जो टॉपिक है, गुड इवनिंग बेटा। सो आज का जो टॉपिक है ये गुड इवनिंग। है बाइनोमियल थ्योरम। यस बेटा, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो दिखेंगे हम लोग, नाम है बाइनोमियल थ्योरम। कोई बोल सकता है मुझे ये बाइनोमियल का मतलब क्या है? क्या बोलो, बाई का जिसमें मतलब दो क्या होता है? टर्म। हाँ, जिसमें दो टर्म होता है, राइट? दो टर्म होता है, बाई का मतलब टू होता है। उधर से ही बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपको बेसिकली हम लोग डील करेंगे दो टर्म्स वाला जितने भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको, ठीक है? लेट्स से एग्जांपल लेते हैं पहले एक, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक बाइनोमियल थ्योरम के मतलब बाइनोमियल टर्म है क्योंकि दो टर्म्स है, हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हालांकि ये वन वेरिएबल है, क्यों? सिर्फ इसमें एक्स है, और इसमें आपको वाई भी दिख रहा है, तो हम बोलेंगे टू वेरिएबल है इसमें, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज द वन वेरिएबल बाइनोमियल टर्म्स एंड सेकंड वन इज द टू वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि एक्स है, एक्स के साथ वाई भी आपको दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ आपको कि बेटा एक्स प्लस वाई के पावर में स्क्वायर, ये भी एक बाइनोमियल का ही आएगा, मतलब इसमें भी बाइनोमियल ही हम यूज करेंगे। हालांकि हमें मतलब इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, बट इसमें देखो दो टर्म है, तो हम जो भी डील करेंगे इस चैप्टर में वो सब इसी फॉर्म के रिलेटेड होगा कि ए प्लस बी या कुछ भी दो टर्म प्लस या माइनस में रह सकता है, और उसके एक्सपोनेंट में कुछ भी टर्म हो सकता है, मतलब कुछ भी मतलब कि आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो जो भी इसका फॉर्म रहेगा ये दो टर्म से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? इसी तरह से आप इसका जो एक्सटेंडेड या लार्ज वर्जन है आप बोल सकते हो मोनोमियल थ्योरम भी होता है, ठीक है? वो हालांकि अभी नहीं है इस मतलब अभी हम लोग का ये टॉपिक में नहीं है, ठीक है? बट बाइनोमियल थ्योरम जो कि आपको दो टर्म से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लिए कि हाँ ये सर बाइनोमियल होता है। अच्छा, तो चलो मैं एक चीज लिखता हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करो इस चीज में। वो क्या है? मैं अगर बोलूँ कि बेटा a प्लस बी के पावर में 0, क्या होगा इसका वैल्यू? सर 1। बहुत खूब, ये वन आएगा। a प्लस बी के पावर में स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 2। तो मैं इसको स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ a प्लस बी होल क्यूब। अच्छा, स्क्वायर पहले ही लिखेंगे, पहले हम इसको वन करेंगे, वन होगा तो क्या होगा ये? ए प्लस बी। सिर्फ a प्लस बी, हाँ या ना? स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सोचोगे सर ये तो हम जानते हैं, तो पहले देखो मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? क्यूब वाला क्या होगा बेटा? ए क्यूब प्लस
क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए क्यूब प्लस 3 बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बट बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको a प्लस बी के पावर में 4 ये निकालना है, ऐसे ही वन लाइनर में आपको निकालना है, आप डायरेक्ट निकाल पाओगे? नो नहीं। सर। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने थोड़ा थोड़ा इस चीज को एक्सटेंड किया कि चलो ये वाला निकाल तो लेंगे, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको निकाल लो, आप बोलोगे सर हम निकाल देंगे, एक लाइन में ना हो तो क्या है, ठीक है निकाल देंगे। कैसे? कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसके साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बट मुद्दा ये नहीं है कि ये वाला आ जाएगा, मैं इसको और भी एक्सटेंड करूंगा ना कि a प्लस बी के पावर में 5 6 7 8 19 ऐसे अगर एक्सटेंड करता जाऊंगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप वो निकाल पाओ। इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और तरीका या कुछ और तरकीब सोचना होता है, मतलब हो गया था कि हमें ये निकालने आना चाहिए, तभी ये मैथ आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम जस्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप बुक खोलोगे तो पहले ही आपको दिख जाएगा a प्लस बी के पावर में जो n का बहुत बड़ा फॉर्मूला, कोई कोई जानते भी होगे, वो आ जाता है। बट आपको सीखना है कि एक एक चीज कहाँ से आ रहा है, NC0 बाकी जो भी चीज है क्यों आ रहा है, उसका महत्वपूर्ण क्या है कि ऐसे ही NC0 आ गया, ये था सीधा सीधा साधा एक टर्म था जहाँ की हम लिख रहे थे, मतलब ऐसे दो टीम टर्म्स में, बट उसमें n आ जा रहा है, तो इतना बड़ा कुछ क्यों आ रहा है ये, तो हमें ऐसे समझना है, नहीं तो आप चीजें याद नहीं रख पाओगे, कंसेप्चुअली समझना है। फॉर्मूला फॉर्मूला रट लोगे तो प्रॉब्लम तो बना लोगे, बट जब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आ जाएगा ना तब आप बना नहीं पाओगे। तो पहले सोचेंगे कि हाँ बाइनोमियल थ्योरम का जरूरत क्यों पड़ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ आया कि सर बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि कुछ भी टर्म्स में अगर एक्सपोनेंट ज्यादा हो जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ये डायरेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके तो नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये तो बहुत टीडियस एंड लंबा मेथड बन जाएगा ना, आया ना। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि बेटा आपको a प्लस बी के पावर में 19 निकालना है, आप इसको करने जाओगे तो आपका टोटल पेपर निकल जाएगा, अगर करने जाओगे नॉर्मल मेथड में, तो पॉसिबल तो नहीं है ये। तो हमें कुछ और सोचना था, ठीक है। तो इसी से आ जाता है आपका पहला कंसेप्ट का, जो कि बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत है। तो ठीक है, हमें समझ आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी हम जो जानते हैं, जो कि आप मैंने जो 3 4 फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा पहले ये बोलो, ये इक्वेशन है या फॉर्मूला है 1 2 3 4 जो मैं लिखा हूँ, ये आइडेंटिटीज है, क्या है ये 1 2 3 4? सर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये ए एंड बी का कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये आइडेंटिटी है, ना कि ये आपका क्या इक्वेशन। फॉर्मूला भी बोल सकते हो बट ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आइडेंटिटी बोलना, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से नोटिस करेंगे एक चीज, तो देखो इधर एक्सपोनेंट में 0 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 है, इधर एक्सपोनेंट में 2 1 है तो नंबर ऑफ टर्म आप देख पा रहे हो 2 है, इधर एक्सपोनेंट में 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, एंड इधर एक्सपोनेंट में 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4। इससे कुछ आप कुछ मतलब जानकारी हो रहा है, कुछ आपको पैटर्न मिल रहा है क्या? सर पैटर्न मिल रहा है बेटा? सर जब पावर 4 होगी तब 5 टर्म n प्लस n। हाँ मतलब पावर कुछ भी हो, 4 5 या कुछ भी हो, अगर n होगा तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स एक बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि a प्लस बी के पावर में n होगा, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स, इसको अगर एक्सपांड करें क्या होगा, अभी नहीं जानेंगे। n प्लस 1। n+1, ये पहला इंसाइट था इसमें से, सर ये वाला समझ आया, ठीक है। दूसरा इंसाइट क्या है बेटा, अगर हम अच्छे से देखेंगे इसमें, हाँ बेटा बोलो। कोएफिशिएंट का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। पहला वाला का जो कोएफिशिएंट है 1, मैं इसको लिख देता हूँ नीचे, इधर स्पेस नहीं है तो नीचे ही लिखना पड़ेगा। दूसरा वाला जो टर्म है इसमें क्या है सर, इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो मैं 1 1 लिख देता हूँ। तीसरे वाले में देखो इधर 1 है बेटा, इधर 2 लिखा है, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मैं इधर 1 2 1 लिख रहा हूँ। चौथा में सॉरी तीसरा में आप देखो, पहले 1 देन 3 देन 3 देन 1, मतलब 1 3 3 1, तो 1 3 3 1। हाँ या ना, ये समझ आया? जो कोएफिशिएंट्स था मैंने उसको लिखा। इसमें से आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। देखो सारे के सारे जो स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 1 से, स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड हो रहा है 1 से, स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड हो रहा है 1 से,
एंड बीच का जो आ रहा है ना वो एडिशन करके आया है। किस दोनों कौन सा दोनों का एडिशन? अब क्रॉस में देखो, कॉर्नर वाला दो, पहले स्टेप का कॉर्नर वाला, मतलब दो आ रहा है 1+1 करके, ये वाला 3 आ रहा है 1+2 करके, ये वाला 3 आ रहा है 1+2 करके। मतलब सर इसका बाद वाला निकालेंगे, देखो ये वाला कौन से के लिए था, ये पावर में जब 3 था उसके लिए, ये पावर में जब 2 था उसके लिए। मतलब सर जो पावर में 4 आएगा उसका मैं कोएफिशिएंट निकाल सकता हूँ। कैसे सर निकालते हैं, कोई बोल पाएगा कैसे निकालेंगे? Sir, Sir, 1, 4, प्लस कर देंगे 1 3 + कर 3 1 6, 4 6, 6 4, 1. 4। मतलब सर जो टू द पावर 4 में आएगा सर एक्सपोनेंट, उसका टोटल पांचों टर्म्स आएंगे क्योंकि एक्सपोनेंट में 4 है। और पांचों टर्म का देखो 5 कोएफिशिएंट आपको मिल गया है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इधर जो 5 आएगा, पहला वाला आपका आएगा बेटा 1, दूसरा वाला आएगा 4, देन 6, देन 4, देन 1। हाँ सर ये समझ आ गया, समझ आया ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, कोई भी जिस चीज को आप एक्सपांड कर रहे हो इसमें दो चीज है। पहला आपका कोएफिशिएंट जो कि ये मैंने लिखा है 1 3 2 जो भी आ रहा है, और दूसरा वाला आपका वो वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो टर्म ए एंड बी से रिलेटेड है। और अगर अभी आप इसको अच्छे से दिखोगे, अगर नोटिस करोगे तो एक चीज आपको दिखाई देगा, जो भी इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब पावर में है, पहला वाला टर्म उसका ही आ रहा है उसके पावर में। मतलब ए देखो स्क्वायर आ रहा है, इसका देखो ए हर 3 था तो a³। और धीरे धीरे वही टर्म का एक एक करके एक्सपोनेंट कम होगा और दूसरे वाले टर्म का एक एक करके ज्यादा होगा। कैसे सर? देखो ए वाला a के पावर में 3 आ गया, दूसरे में देखो a एक कम हो गया और उसका पावर b के ऊपर चला गया, इसलिए b के पावर में 1, जिसको मैंने सिर्फ b लिखा। तीसरे में देखो ए स्क्वायर से सिर्फ ए बन गया, मतलब और एक घट गया, और बी का पावर देखो इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या, जो पहला वाला टर्म है वो एक एक करके इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, दूसरे वाला टर्म एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। और ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जो दूसरे वाला टर्म हाईएस्ट हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो इसमें बी टोटल ले लिया है, ए का टर्म ही नहीं है। क्यों? ए के पावर में 0 आ गया है, जिसको हमने इधर 1 लिख दिया है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। तो इसी का यूज करके अगर बोल सकते हैं ना कि a + b के पावर में 4 जो है वो क्या क्या आएगा। पहले सर a⁴ तो आएगा ही आएगा, दूसरे वाला में क्या आएगा सर, a का एक कम होगा उसके साथ b आएगा, उसके बाद a का और एक कम होगा मतलब a² और b का और एक इंक्रीज होगा a², b²। तीसरे में सॉरी इसके बाद में क्या होगा, सिर्फ a रहेगा सर और b का और एक इंक्रीज होकर b³। एंड फाइनली आपका बन जाएगा b⁴। ये समझ आया? Yes, sir. और बीच में साइन क्या होगा सर, बीच में साइन देखो इधर प्लस है तो ये वाला प्लस ही होगा, सबके सब प्लस ही हो जाएगा। तो ये बन गया आपका a + b के पावर में 4। देखो ना ही मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना ही मुझे कुछ और करना पड़ा। समझ आया ये सर चीज? जरूर रिपीट सर करेंगे बेटा, जरूर रिपीट करेंगे। yes. देखो इसी चीज को मैं 2⁵ में करूंगा तो आपको रिपीट करने के बजाय चीज समझ भी आ जाएगा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज भी जान लेंगे। तो 2⁵ में क्या करेंगे, मैंने बोला आपको पहले क्या करना है, पहले आपको कोएफिशिएंट की तरफ जाना है। कोएफिशिएंट के लिए ये वाला चार्ट मैंने बनाया है, तो ये वाला 2⁴ वाला है। अब चलो 2⁵ वाला बनाते हैं। 2⁵ वाला कौन बोलेगा, मुझे हेल्प करेगा? 1 5 10 1, 10 5, 5 10, 1 10, 5, 1. 10, 5. बहुत खूब। तो मतलब बेटा 2⁵ में पहले क्या आएगा, 1 5 10 10 5 1। तो मैं लिख लेता हूँ 1 5 10 10 5 1। हाँ या ना बोलो। और सर इस Yes, कोएफिशिएंट sir. तो हो गया, बट हमें क्या चाहिए, वेरिएबल्स भी चाहिए। तो पहले क्या आएगा, a के पावर में सर 5, तो a ⁵ फिर क्या आएगा बेटा, 5 के साथ क्या आएगा, देखो a का एक कम हो जाएगा और b आएगा, मतलब a⁴ b, ये प्लस हो जाएगा। फिर से क्या आएगा 10, 10 के साथ a के पावर में 3 आएगा, क्योंकि 5 से देखो 4 था, 4 से एक कम हो गया 3, और ये वाला बनेगा आपका b²। B square. फिर आपका आएगा ये a² b³ प्लस ये बनेगा सिर्फ a इंटू बी के पावर में 4 B4. एंड फाइनली b के पावर में 5। देखो आपका टोटल एक्सप्रेशन यही आएगा अगर आप a + b के पावर में 5 अगर ब्रेक करोगे तो। है ना चीज समझने लायक? ऐसे 6 भी निकाल सकते हैं। बट सर ये तो आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं दिखाया, ये तो विदाउट बाइनोमियल थ्योरम ही हो गया। हाँ बेटा, ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है,
ये जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है ना, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, जो कि मैंने बाद में भी लिख के रखा है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। इससे हम कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं a प्लस बी के पावर में 6 करूंगा, और ये चीज आप लोग बोलोगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कोएफिशिएंट की तरफ जाऊंगा। कोएफिशिएंट पहले 1, 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 5 15, 15 10 प्लस 10 20, 20 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6। 6 इसमें देखने लायक और एक चीज है, देखो आप, लास्ट के और फास्ट के जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट, सेकंड लास्ट सेकंड फास्ट उन दोनों का कोएफिशिएंट, सेकंड थर्ड एंड फास्ट थर्ड इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जा रहा है। हर एक में सेम हो रहा है, सिर्फ इसमें नहीं, आप देखोगे तो। हाँ सर, ये ऑलवेज होगा। तो ये वाला भी दूसरा चीज था। तो a प्लस बी के लिए पहले तो आएगा सर, हमने सीख लिया, a 1 आएगा, देन 6 आएगा, 15 आएगा सर, 20 आएगा, देन 20 के बाद फिर से 15 आएगा, देन सर 6 आएगा एंड देन 1 आएगा। ठीक है सर, कोएफिशिएंट का तो मसला हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वेरिएबल तो पहला वेरिएबल वाला क्या आएगा, a टू द पावर 6 प्लस, आप बोलो, a to the power 5 b 5 b के पावर b, ओके, एंड देन a टू द पावर 4 4 b b के स्क्वायर, स्क्वायर B then square a to the power 3 8 b3, a to the power 5 देन a वाला स्क्वायर b के पावर में 4 प्लस इसमें a एंड b टू द पावर 5, एंड फाइनली आपका बन जाएगा b टू द पावर b 6। power आया ना बोलो, तो सर ये Yes, समझ sir. आ जाएगा। बट सर पास्कल्स ट्रायंगल था ही, तो मुझे बायनोमियल थ्योरम का जरूरत क्यों पड़ा? कोई बोल सकता है कि इसमें ड्रॉबैक क्या है, मतलब इसमें, मतलब प्रोज एंड कॉन्स होता है ना, मोबाइल खरीदने जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स, तो इसमें मतलब ड्रॉबैक क्या है कि इस वजह से ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा था कि सर इससे तो बन जा रहा है, इजीली बन जा रहा है, वन लाइन में बन जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? मैं तो बायनोमियल थ्योरम पढ़ूंगा ही नहीं, इससे बना दूंगा, प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं अगर आपको पूछूंगा ना बेटा कि आपको निकालना है a प्लस बी के पावर में 17, आपको 17 निकालने के लिए इसके पिछले वाला जितना भी एक्सपोनेंट आएगा उसका ट्रायंगुलर फॉर्म में निकालना जरूरी है। मतलब ये 5 वाला है, ये 6, ऐसे 7, ऐसे 8 9 10 11 12 15 13 14 15 16 तक निकालना है, फिर जाके आपको इसका कोएफिशिएंट मिलेगा। और ये तो और भी टीडियस बन जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये ट्रायंगल कितना बड़ा हो चुका है, पास्कल ट्रायंगल जो है, हाँ या ना? इसीलिए ये पास्कल ट्रायंगल वाला मेथड थोड़ा ऑब्सोलेट हो गया। मतलब इससे तो मतलब ठीक है, बना लिया हमने ये एक्सपोनेंट, मतलब ये इन्वेंट कर लिया, बट इससे भी उतना ज्यादा कुछ बन जमा नहीं, साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियंस को जमा नहीं, कि मतलब उतना भी यूजफुल कुछ लगा नहीं कि भाई वही काम करना पड़ रहा है, फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से आप मतलब वो ढूंढो, ट्रायंगल निकालो, तो थोड़ा टीडियस हो जा रहा है। फिर इसको ही मतलब और हमने पॉलिश किया, फिर आया आपका बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि ये वाला जो चीज है, ये बाइनोमियल थ्योरम में भी इसका कुछ कुछ पोर्शन जाता है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। नहीं तो आपको बोलते भी नहीं है सब, मतलब पढ़ाया भी नहीं जाता बच्चे को। पढ़ाई इसलिए जाता है क्योंकि इसमें से कंसेप्ट आपको लगेगा। ठीक है, और अगर आप पूछोगे डायरेक्ट पास्कल ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट तो नहीं आता है अभी बेटा, बट आपको कंसेप्ट जानना चाहिए, हो सके एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए ये वाला टर्म थोड़ा आपको ऑब्सोलेट हो गया है। इसके बाद मतलब ये वाला मेथड, इसके बाद आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम। बट डायरेक्ट हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारा टर्म्स होते हैं जो कि हमें पहले जानना होता है। और उसका पहला चीज है आपका फैक्टोरियल, कि व्हाट इज फैक्टोरियल, जिसका नोटेशन मैंने इधर दे दिया है। ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन में इंग्लिश में आप दिखोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि व्हाट इज फैक्टोरियल। ओके, चलो देख लेते हैं। सो factorial of natural number n is product of first n, कोई कुछ बोल रहा है, नेचुरल नंबर्स। तो बोल क्या रहा है ये बोल रहा है बेटा कि फैक्टोरियल इज द नेचुरल नंबर, मतलब एक नेचुरल नंबर का होगा, n जो होगा इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब सर, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा आपको निकालना है 3 फैक्टोरियल, आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल, तो n का वैल्यू 3 है, तो मुझे पहला 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो।
3 2 1 into आंसर आ 2 into जाएगा। 1. ऐसे अगर 5 फैक्टोरियल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू आपका 4 इंटू 4 आपका 3 2 3 1 1, जो कि आएगा आपका 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 3 6, तो 120 आ जाएगा आपका। अब देखो मैं ना इसको ऐसे भी तो लिख सकता था सर, 5 इंटू सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो सर 4 फैक्टोरियल भी होता है ना, क्योंकि 4 से लेके 1 तक। तो सर मैं तो इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखूंगा। हाँ आप लिख सकते हो। कोई बोलेगा सर 3 2 1 तो 3 फैक्टोरियल भी होता है, तो इसको मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखूंगा। हाँ ये भी लिख सकते हैं, तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं। समझ आया ये चीज? आप बोलोगे अब कि सर ये यस नेचुरल सर नंबर होता है सिर्फ। हाँ बेटा, सिर्फ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के लिए होता है। सर नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस, नेचुरल नंबर और होल नंबर सबके सब सेम है, बट एक नंबर ऐसा है जो कि होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, एंड दैट इज जीरो। जीरो को छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर होल नंबर ही है। हाँ या ना बोलो? मतलब जीरो के Yes, लिए एक sir. अलग यस से आएगा। ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है, ये फॉर्म आपको एप्लीकेबल है फॉर ओनली फॉर नेचुरल नंबर। अब अगर बोलोगे सर फ्रैक्शन टर्म बोल देते हैं, 5/2 का फैक्टोरियल पॉसिबल ही नहीं है, निकाल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। फैक्टोरियल अब निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स का। होल नंबर के लिए क्या हो जाता है, सिर्फ अकेला जो जीरो रहता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आप याद रखो। जीरो फैक्टोरियल आपका होता है 1। सर जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों हो रहा है? नॉर्मली हमने देखा था कि ये मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 0 इंटू 1 तो सर 0 होना चाहिए ना। बट ये 0 इंटू मतलब ये मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका n नेचुरल नंबर होगा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है बेटा। इसीलिए जीरो फैक्टोरियल को 1 लिया जाता है। अब बोलोगे सर 1 ही क्यों लिया जाता है? तो अभी 10 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए आप मान लो कि जीरो फैक्टोरियल को 1 लिया जाता है। क्यों लिया जाता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, बट अब अभी 10 मिनट के लिए आप मान लो, ठीक है। ये वाला पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट ये है कि आपका n फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाता है बेटा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जिसका एग्जांपल मैंने इधर दिखा दिया। देखो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो ना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया ना। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके ये वाला चीज भी हो गया, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है। मतलब सर, मतलब मैं 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ कैसे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते थे आप, 6 फैक्टोरियल को आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, जैसे मन चाहे लिख सकते हो, ये सब यूज करके। तो ये भी एप्लीकेबल है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आया? सर -1 फैक्टोरियल भी हो सकता बेटा अभी अभी मैंने बोला नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल होता है बेटा, -1 तो नेचुरल नंबर है। नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 1 से। एंड होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। इसलिए 0 का भी आप निकाल सकते हो एंड आप नेचुरल नंबर का भी निकाल सकते हो, बट 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। बट क्यों? अभी 10 मिनट, आप 10-15 मिनट के लिए आप मान लो कि 1 होता है। क्यों होता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप कि इतने तक समझ आया है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट में जाते हैं, जो कि आपको दिख रहा है एनसीआर। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, सो नेक्स्ट वाला आप देख रहे हो एनसीआर। एक न्यू ऑपरेटर है, मतलब एक न्यू टर्म आप बोल सकते हो। जिसको मालूम है तो कोई बात नहीं, बट जिन जिनको मालूम नहीं है अच्छे से सुनो। एनसीआर का मतलब क्या है और ये टर्म कहाँ से आ गया और इसका जरूरत भी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज बेसिकली आपको बाइनोमियल में, मतलब उतना, मतलब बाइनोमियल में जरूरत है, बट ये बेसिकली ये चीज आता है आपका कॉम्बिनेशन से। इसलिए आपको थोड़ा ये चीज समझना होगा कि ये होता क्या है। आपको बाय डेफिनेशन भी समझना होगा और फॉर्मूला भी है। कोई किसी फॉर्मूला आएगा, सबको मालूम होता है कि क्या होता है फॉर्मूला। एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। हाँ या ना? यस सर Yes, sir. फॉर्मूला तो सबको मालूम है, ये तो मुझे भी मालूम है, Yes, क्योंकि sir. मेरे टाइम पे भी मैंने ऐसे ही किया था कि हाँ फॉर्मूला तो मुझे भी मालूम होता था। बट इसका मतलब क्या है, मैं मतलब पूछ रहा हूँ आपको। मतलब कुछ भी ऐसा एक टर्म देख लिया और इसका फॉर्मूला ऐसा हो, ऐसे पढ़ेंगे नहीं। ये क्या होता है मुझे प्रैक्टिकली समझना है। इसका मतलब ये होता है कि बेटा आपके पास मान लो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। एन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। एन ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान लो आप, एन फ्रूट्स मान लो, एन बॉल्स मान लो अलग अलग कलर का, कुछ भी आपके पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एंड आपको किया जाता, आपको बोला जाता है कि आपको उस एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, जो कलेक्शन आपके पास है एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें से आपको आड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चुनना है, मतलब चूज करना है। तो आप कितने तरीके से ये कर सकते हो। और ये कंसेप्ट थोड़ा आपका कॉम्बिनेशन के साइड जाता है। और बेसिकली ये सी फॉर जो एनसीआर देख रहे हो, ये सी फॉर कॉम्बिनेशन ही होता है। तो ये कंसेप्ट कॉम्बिनेशन का है, बट आपको थोड़ा जानना है।
मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनमें से आप r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चूज करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो, उसका ही रिजल्ट बोला जाता है आपका NCR। इसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। अब मान लो आपके पास तीनों अल्फाबेट है ABC, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. एंड मैं आपको बोल रहा हूँ आपको इन तीनों अल्फाबेट्स में से दो अल्फाबेट को लेना है, और ऐसे दो अल्फाबेट को लेके आप कितने तरीके से ले सकते हो, मतलब दो अल्फाबेट को चूज करना है, कोई भी दो, तो आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो? तो सर देखो मैं कैसे करता हूँ, मतलब आप बोलोगे सर इसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन में, हाँ 3। क्यों और क्या क्या हो सकता है तरीका? देखो मैं या तो A और B लूंगा, या तो B एंड C लूंगा, या तो AC. C एंड A लूंगा। बट कोई बोलेगा सर मैं BA भी लूंगा, मैं CB भी लूंगा। BA ऑलरेडी आ चुका है AB में, C भी ऑलरेडी आ चुका है BC में, तो ये दोनों तो अलग से नहीं ले सकते हो आप। मतलब मेरा 1 2 3 मतलब टोटल 3 वेज आ रहा है, हाँ या ना बोलो? yes sir, Yes, sir. और इसका मतलब ये है कि मैं अगर तीनों जो है, मतलब तीनों अल्फाबेट में से दो अल्फाबेट चूज करने का पॉसिबिलिटी था, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब चुनने का पाथ, मतलब कि कितने तरीके से चुन सकते थे, 3 तरीके से चुन सकते थे हम, 3 वेज। अब इसको हम थ्रू क्या दिखेंगे, थ्रू फॉर्मूला भी देखेंगे, ये हम बाय डेफिनेशन देखें। थ्रू फॉर्मूला करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, 3C2, मतलब इस केस में n का वैल्यू हो जा रहा है आपका 3, r का वैल्यू हो जा रहा है 2, तो इसको फॉर्मूला में बैठाओ। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, पहले तो आपका आएगा ऊपर में 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 माइनस 2 आएगा 1 फैक्टोरियल, नीचे आपका आएगा 2 फैक्टोरियल जो कि 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो दिस इज 3/1 जो कि 3। और इसमें देखो आपका 3 ही आ रहा है, हाँ या ना बोलो? तो ये था आपका डेफिनेशन वाइज और ये था आपका फॉर्मूला वाइज। तो आपको फॉर्मूला भी समझना जरूरी है, फॉर्मूला तो समझ लोगे, बट आपको डेफिनेशन समझना जरूरी है कि मीन क्या कर रहा है। मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मैं r ऑब्जेक्ट को चुन रहा हूँ, और n ऑब्जेक्ट भी अलग है, r ऑब्जेक्ट भी अलग अलग ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई दो ऑब्जेक्ट सेम टू सेम है, ऐसा नहीं। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से मैं r ऑब्जेक्ट्स को चुन रहा हूँ, तो मैं कितने तरीके से चुन सकता हूँ, वही बोल रहा है एनसीआर, वही वैल्यू। समझ आया ये चीज सबको? Yes, sir. इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है? n शुड बी नेचुरल नंबर एंड r शुड बी होल नंबर, क्योंकि n का वैल्यू आप अगर कुछ फ्रैक्शंस में या नेगेटिव में लोगे तो नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं अगर बोलूंगा कि सर n का वैल्यू, प्रैक्टिकली सोचो आप, मैं बोल रहा हूँ n का वैल्यू 3/2 ले लिया है, आप बोलोगे 3/2 एलिमेंट्स कैसे लेंगे, 3/2 ऑब्जेक्ट्स कैसे लेंगे? आप बोलोगे मैं 3/2 का वैल्यू 1.5 होता है तो मैं एक टोटल ऑब्जेक्ट लूंगा और एक ऑब्जेक्ट का आधा लूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको फुल ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है? ऐसा नहीं पॉसिबल है। दूसरा बात क्या है, इसीलिए आपको नेचुरल नंबर लेना है, 2 3 4 5 6, इनका वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं ले रहे हो, तो ये फॉर्मूला ही मतलब इनवैलिड हो जाता है। तो इसके लिए आपको इनका वैल्यू एटलीस्ट 1 से लेके कुछ लेना है। दूसरा आपका वैल्यू देखो आर, बट आर का वैल्यू डब्ल्यू क्यों हो रहा है, मतलब डब्ल्यू मतलब 0 भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब सर 0 हो सकता है आर का वैल्यू? हाँ बेटा 0 हो सकता है। क्यों सर? मतलब ऐसा तो हो सकता है ना, मेरे पास चारों ऑब्जेक्ट्स है और मैं बोल रहा हूँ मुझे चारों में से एक भी पसंद नहीं आया है, मैं किसी को नहीं लूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे ठीक से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ NC0 का बात। मेरे पास एन का वैल्यू आप कुछ भी मान लो, 4 5 कुछ भी, चारों बॉल्स है, मुझे एक भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं किसी को चूज नहीं करूंगा, तो वो केस बन जाएगा आपका NC0। और किसी को अगर चूज नहीं करूंगा मतलब क्या, सबको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, चारों के चारों सबको रिजेक्ट कर रहा हूँ, टोटल n नंबर ऑफ बॉल्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ। कितने तरीके से कर सकते हो सबको रिजेक्ट? एक ही तरीके से सर, एक बार में ही सबको रिजेक्ट। तो NC0 का वैल्यू आपका बन गया 1। ये समझ आया? Yes, sir. Yes, ये sir. मैं बाय डेफिनेशन जा रहा हूँ, इसको आप फॉर्मूला में करोगे तो 2 मिनट में समझ जाओगे। आपको बाय डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट बनाना जरूरी है, नहीं तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन में बच्चे इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं होता है। ये 2 कहाँ से आ गया सर, ये 3 वेज कहाँ से बन रहा है, आप समझ ही नहीं पाओगे। बाय फॉर्मूला उधर कुछ काम नहीं करेगा, उसमें फॉर्मूला है ही नहीं कुछ। अगर कंसेप्ट जितना अच्छा रहेगा, जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ पाओगे, उतना इजीली आप बना पाओगे, उतना अच्छे से कर पाओगे प्रॉब्लम को।
इसलिए बच्चे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फंसते हैं। ठीक है, तो NC0 को मैं फॉर्मूला से भी देख लेता हूँ। चलो, NC0 फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई n माइनस 0 का फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलो। Yes, ठीक है, sir. इसको अभी रखते हैं। अभी मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, n ग्रेटर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर। दूसरा एक चीज, r का जो वैल्यू आएगा वो ना n से छोटा या इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, से ज्यादा लेंगे तो क्यों नहीं होगा, ज्यादा लोगे तो उसको प्रैक्टिकली सोचो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, मान लेते हैं 5C11। मैं इसका प्रैक्टिकल अगर बोलेंगे तो क्या मतलब है कि आपके पास पांचों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से आप 11 ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए बोल रहा हूँ। पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली कि पांचों ऑब्जेक्ट में से मैं 11 को चुन लूं? आपके पास है ही पांच, तो आप कैसे 11 चुन सकते हो? आप मैक्सिमम पांचों में से पांचों को चुन सकते हो, मतलब पांचों को ही चुन लो। इसीलिए आप देखो, आर का वैल्यू या तो एन से इक्वल होगा या छोटा होगा, मतलब ये सी के नीचे वाला जो टर्म आएगा ये छोटा ही होगा, सी के बगल में जो रहेगा या तो छोटा होगा या तो इक्वल, बड़ा नहीं हो सकता है। उसका प्रैक्टिकली मीनिंग नहीं बन रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है, इसीलिए ये नहीं होता है। ठीक है, ये समझ आया? तो ये तीनों आपको याद रखना है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r शुड बी होल नंबर एंड r का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अभी इसका मैंने फॉर्मूला वाइज अभी करा नहीं, इसका रीजन है क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी करेंगे इसको। दूसरा वाला देखो, NC0, इसका और एक है NC0 के बाद क्या लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही मतलब मन किया मेरा और मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। NC1, NC1 का मतलब क्या बनेगा डेफिनेशन वाइज बोलेंगे तो, मतलब सर मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मैं एक ही ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा, तो कितने तरीके से कर सकता हूँ, थ्रू एग्जांपल समझेंगे। मान लेते हैं, हाँ एंड होगा, बट क्यों देखते हैं। देखो, मान लेते हैं एन ऑब्जेक्ट तो नहीं ले सकते, हम 4 ऑब्जेक्ट लेंगे, ए बी सी एंड डी। मैं बोल रहा हूँ आपके पास चारों है, आप किसी एक को चूज कर सकते हो चारों में से। तो कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे सर या तो मैं ए को लूंगा, या तो बी को, या तो सी को, या तो डी को। मतलब एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका। इसलिए जितना नंबर होगा, जितना एलिमेंट्स होगा, उतना तरीका बनेगा। तो एन नंबर है तो आपका ये बन जाएगा एन। समझ आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तीसरा जो होता है वो होता है NCN, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कितना आएगा? Sir, 1. 1 आएगा, बट कैसे, डेफिनेशन वाइज समझेंगे। डेफिनेशन क्या बोल रहा था, जितना एलिमेंट है उसमें से इतना एलिमेंट चुनना। अब मेरे पास सेम सेम एग्जांपल लेंगे, ए बी सी डी, और मैं बोल रहा हूँ चारों एलिमेंट में से आपको चारों को ही चुनना है। आप कहीं इंटरव्यू लेने जाए गए हो, आपको चारों इंटरव्यू, मतलब आपको चारों कैंडिडेट्स है और चारों को ही ले लेना है। कैसे लोगे, चार को एक बार में ही ना ले लोगे? कोई ऑप्शन है आपके पास कि सर इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे? नहीं है, आपके पास है चार और आपको चारों ही लेना है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सबको ले लो, मतलब एक ही वे है, सबको ले लो। तो मतलब एक ही वे बन रहा है, इसीलिए NCN का वैल्यू 1 हो जा रहा है। समझ आया? Yes, sir. और अभी देखो, बाई फॉर्मूला आप जब जा रहे थे, इसमें एक चीज नोटिस करो आप, हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है ना, NC0 का वैल्यू 1 है, जो कि मैं बाई डेफिनेशन निकाला हूं, गलत तो हो नहीं सकता। अब देखो इसमें n माइनस 0 का फैक्टोरियल क्या आएगा, ऊपर में तो n फैक्टोरियल है, तो नीचे आपका बनेगा n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। हाँ या ना? यस। n फैक्टोरियल कैंसिल एंड दिस इज 1 बाई 0 फैक्टोरियल। एंड अभी अभी हमने NC0 का वैल्यू निकाला था जो कि 1 है, तो इसमें मैंने 1 लिख दिया। अब आप लोग ही बोलोगे कि 1 बाई 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 कब होगा, 0 फैक्टोरियल का कौन सा वैल्यू लेने से 1 बाई 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होगा? 1। 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल कोई और वैल्यू लोगे तो इक्वल्स टू 1 होगा ही नहीं। और ये तो 1 है फिक्स, क्योंकि ये बाई डेफिनेशन मैंने बनाया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मतलब इधर से मुझे गट फीलिंग्स आ रहा है कि हाँ, ओनली पॉसिबिलिटी इज 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज द रीजन व्हाई 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, और इसको 1 लिया जाता है। और ये जो 3 आपका रिजल्ट है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और इसमें से दूसरा एक इनसाइड भी है, जो कि ये दो फॉर्मूला का रिलेशन, पहला वाला और तीसरा वाला, देखो दोनों का रिजल्ट तो सेम है सर, दोनों का रिजल्ट सेम है, तो टर्म भी तो सेम आएगा ना। हाँ बेटा, टर्म भी सेम है, NC0 और NCN दोनों ही सेम है। और इसका इधर से एक दूसरा एक फॉर्मूला आ जाता है आपका, जो कि आप बोलोगे, इसको नंबर दे देते हैं, चलो रिजल्ट्स को 1 2 3
एंड दिस इज 4 कि देखो एन सी इसको अगर आर लेंगे तो ये वाला एन को मैं ये वाला एन को ऐसे भी तो लिख सकता था ना, मतलब ये वाला 0 है, ये वाला 0 को मैं कैसे लिख सकता था कि एन सी एन माइनस एन भी तो लिख सकता था ना, मतलब मैं इसके साथ ये वाला माइनस करके भी लिख सकता हूँ, रिजल्ट सेम आएगा। और इधर से दूसरा रिजल्ट आता है एन सी एन माइनस आर। सर मतलब समझा नहीं, एक एग्जांपल दिखाइए। अगर एग्जांपल देखेंगे तो ऐसे करेंगे, मान लेते हैं 3C2 का वैल्यू जो कि ऑलरेडी मैंने निकाला था पहले, आई गेस कहाँ गया 3C2 कहाँ गया भाई हाँ ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला नहीं है का, हाँ ये वाला देखो 3C2 का वैल्यू हमने लिखा था 3 आया था, राइट, देख पा रहे हो इसमें 3C2 का वैल्यू, तो इसमें बैठा देते हैं 3C2 का वैल्यू 3 आ रहा है। और बाय दिस फॉर्मूला ये तो आप 3 माइनस 2 भी सेम आएगा जो कि आपका बन जाता है 3C1। और अभी अभी देखो हमने एक रिजल्ट लिखा कि NC1 का वैल्यू आपका n आता है, तो 3C1 का वैल्यू तो बेटा 3 ही आएगा। देखो दोनों ही टर्म इक्वल हो जा रहा है, 3C2 एंड 3C1। इससे इसका माइनस करोगे तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है सर हाँ बेटा, यस सर। सर एनसी कहते हैं 1 का वैल्यू n कैसे आएगा सर फॉर्मूला से? n का वैल्यू 1 कैसे आएगा फॉर्मूला से, चलो फॉर्मूला से दिखाओ। NC1 का फॉर्मूला हाँ बेटा, NC1 का n कैसे आएगा? NC1 हाँ जी ठीक है, देखो मैं बाई फॉर्मूला करता हूँ, चलो ठीक है। NC1 या NCN बोल रहे हो आप? 1 सर 1 NC1, अच्छा तो चलो NC1 ये वाला ठीक है, फॉर्मूला में बैठा। फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा, NCR क्या बोल रहा था फॉर्मूला, फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इधर r का वैल्यू 1 है तो ये आएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का वैल्यू 1, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलो। यस सर अब इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो n फैक्टोरियल को लिखेंगे हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे लिखेंगे, ये वाला स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला दिखाया, कहाँ गया ये वाला देखो, n फैक्टोरियल इक्वल्स लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसका एग्जांपल भी मैंने दिखाया। तो n फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे आपका कितना है n माइनस आपका कितना आ जा रहा है, ये 1 फैक्टोरियल, एंड ये 1 फैक्टोरियल आ जा रहा है। हाँ या ना बोलो। यस सर और Yes, देखो sir. ये n माइनस 1 कैंसिल, ऊपर में n नीचे में 1 फैक्टोरियल जो कि 1 आएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इसीलिए आपका Yes, NC1 sir. का जो आएगा वो n आएगा। समझ आया? आप बाई फार्मूला निकालो, बाई फार्मूला देखो लिख जाएगा, कुछ नहीं है, बाई फार्मूला सब कर ही लोगे, कुछ भी वैल्यू मैं दूंगा आप निकाल दोगे, बट आपको ना कंसेप्ट समझने आ जाए कि बाई डेफिनेशन कैसे आ रहा है ये चीज। डेफिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो प्रॉब्लम बना लोगे इजीली। चलो ये समझ आ गया अब सर, ठीक है कोई नहीं। और एनसीआर वाला भी दिखा दिया ना, हाँ एनसीआर वाला, तो ये सब आप नोट्स करके रख सकते हो, नोट्स तो भेज ही दूंगा मैं आपको, आप आपके हिसाब से बना लेना जैसे आपको हिसाब चाहिए। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। 9C प्रॉब्लम तो नहीं, वैल्यू बोल सकते 9C7 कैसे करेंगे सर, बोल दो भाई कोई, कैसे करेंगे? 9 तो ये वाला factorial हो जाएगा upon सर 9 फैक्टोरियल बाई 9 minus 7 factorial इंटू 7 फैक्टोरियल, एंड देन क्या करेंगे 9 into 9 8 into 7 factorial upon बहुत खूब, 2 डिवाइड बाई factorial 7 फैक्टोरियल इंटू 2 into फैक्टोरियल, तो factorial. ये दो कैंसिल, 2 फैक्टोरियल मींस 2 2 सो करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 9 36 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ठीक है, चलो ये वाला तो समझ गए। अच्छा इसके बाद वाला क्या है, अच्छा अब देखो हमने तो पास्कल्स ट्रायंगल देख लिए, अब क्या करेंगे हम लोग, पास्कल्स ट्रायंगल यूजिंग एनसीआर। अब एनसीआर के साथ पास्कल्स ट्रायंगल का रिलेशन देखेंगे, मतलब पास्कल ट्रायंगल तो समझ गए सर कि वो ऐड करके आ रहा है ट्रायंगल, बहुत इजी चीज है, बट इसका रिलेशन देखेंगे एनसीआर से, और कैसे इसके थ्रू बाइनोमियल में इंट्रोड्यूस, मतलब बाइनोमियल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये देखेंगे। चीजें समझना जरूरी है कि कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो पार्टिकुलर कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला टू दी पावर 4 एक्सपोनेंट में है, तो इसका ले लेंगे, तो लिखते हैं पहले कि 1 एंड देन 4 एंड देन 6 एंड देन 4 एंड देन 1। ये कौन सा वाला था सर, ये वाला सर आपका ए, योलो क्यों हो गया,
ये था सर a प्लस बी पावर में अगर 4 लिखेंगे उसका एक्सपोनेंट आ रहा है, सॉरी कोएफिशिएंट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म नहीं है इसलिए मैंने इक्वल्स टू नहीं लिखा, इसको एरो दिया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है, सिर्फ टर्म्स का कोएफिशिएंट है, बाकी और कुछ नहीं। तो सर ये तो पास्कल ट्रायंगल था आ रहा था, इसके साथ एनसीआर का क्या मिला जुला है, इसके साथ एनसीआर का क्या रिलेशन है। तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं कि एनसीआर को कैसे रिलेट करेंगे हम ये वाला। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, इधर 4 है देखो एक्सपोनेंट में, और अभी अभी हमने देखा कि NC0 कोई भी वैल्यू 1 होता है, तो मैं ना इसको लिख सकता हूँ 4C0, लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, आप sir. बोलोगे कि सर 4C0 ही लिखना क्यों है, मैं 9 से 0 लिखूंगा, बेशक लिख सकते हो, बट उससे आपका कुछ लिंक नहीं बनेगा। मैं एक लिंक करने का ट्राई कर रहा हूँ, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न फॉर्म करवाना है। तो दूसरा वाला सर 4 को लिख सकता हूँ 4C1, क्योंकि NC1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, n ही होता है, तो 4C1 का वैल्यू सर 4 आएगा, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। ऐसे ही 4C2 करके देखो 6 आएगा, 4C3 करके देखो आपका 4 ही आएगा, क्योंकि 4C3 इक्वल्स टू 4C1, क्यों 4 माइनस 3 सर 1 ही होता है, जो कि ऑलरेडी देख लिया, 4C1 का वैल्यू 4। एंड फाइनली 4C4 का वैल्यू भी आपका 1 आएगा, क्यों 4 माइनस 4 करोगे तो बेटा 0 आएगा, और 4C0 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि सर इधर 0 1 2 3 4 कंटिन्यूएशन में जा रहा है, और वो ऊपर में सी के ऊपर जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंट है। अभी आपको मैं इजीली अगर किसी से अगर ये समझ आओगे तो किसी से अगर पूछूंगा कि बेटा a प्लस बी के पावर में 5 है, इसको इसका जो एक्सपोनेंट्स आएगा, सॉरी कोएफिशिएंट्स आएगा, इसको आपको ना एनसीआर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे होगा, मैं एक बार में लिख सकता हूँ, किससे, 5C0 से स्टार्ट होगा, 5C0 5C1 5C2 5C3, अब 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएगा, 4 आ गया, इसके बाद 5C4 एंड फाइनली 5C5। ये पांचों क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट आएगा, जो कि एक बार में झटाक से बोल सकता हूँ मैं, मुझे कोई थ्योरम की जरूरत ही नहीं है, कोई कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। समझ आया ये चीज। तो ये रिलेशन है पास्कल ट्रायंगल के साथ एनसीआर का, मैं एनसीआर को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, इन दोनों का लिंक बन गया। अब फिलहाल इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे बाइनोमियल जो एक्चुअल थ्योरम बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो एकदम स्टार्टिंग वाला था, एकदम स्टार्टिंग में हमने बनाया था, कहाँ गया कहाँ गया, इसका भी एक लिंक है, इसका भी बोल देते हैं, ये वाला चीज थोड़ा और एक बार इसका लिंक करा देते हैं। देखो मतलब ये वाला भी आप बोल ही सकते हो, इधर से ही बोल देते हैं। देखो ये वाला 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर एनसीआर से लिखूंगा तो a प्लस बी होल क्यूब वाला, कोई बोल दो मुझे। NC0. n नहीं बेटा 3C0, 3C0 उसके बाद ये वाला 3, 3C0. उसके बाद वाला 3C1, उसके बाद वाला 3C2 और उसके बाद वाला 3C3 3C3, जो कि आपका 1 आ गया। समझ गए, ऐसे ही बन जा रहा है, ऐसे ही एक एक आपका कोएफिशिएंट बन रहा था, और इसको ही फाइनली इंट्रोड्यूस किया है हमने बाइनोमियल थ्योरम के, जो अभी हम दिखेंगे। हाँ बेटा, ठीक है। अब हम देखेंगे फाइनली जो हमारा मेन, हाँ बेटा 3C0 होगा, ठीक है, पहला वाला टर्म। अभी हम देखेंगे जो फाइनली हमारा मुद्दा था कि सर बाइनोमियल थ्योरम क्या था। तो इसको मैं x प्लस वाई से लिख रहा हूँ, ठीक है, दो टर्म और इसके पावर में n। और अभी अभी मैंने बोला आप ना डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में नहीं लिखोगे, फॉर्मूला जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है नहीं लिखोगे ऐसे, आपको ये चीज दो टर्म में मतलब दो अलग अलग करके लिखोगे। पहले आप कैसे सोचोगे, पहले सर या तो हम कोएफिशिएंट की तरफ जाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे, वो जो वेरिएबल्स था, और या तो पहले वेरिएबल दूसरा में कोएफिशिएंट। तो मैं पहले कोएफिशिएंट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। कोएफिशिएंट की तरफ अगर जाएंगे तो पहला वाला क्या आ जाएगा, कोई बोल दो मुझे, पहला वाला कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा। NC0। बहुत खूब, तो ये आएगा NC0, देन NC1, देन NC2, NC3, ऐसे ही करते 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 एक टाइम पे आएगा NCR, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा NCN। ये समझ आया कि नहीं। Yes, sir. क्योंकि कोई भी चीज में पावर अगर n होता है तो उससे ही स्टार्ट होता है NC0 से। तो सर कोएफिशिएंट का मसला खत्म। हाँ बेटा, दूसरा क्या है, अब देखो x के पावर में n आएगा, तो पहला टर्म आएगा x के पावर में n। आई गेस किसी का माइक ऑन है, थोड़ा म्यूट कर लो बेटा, ठीक है, नहीं तो बाकी इको हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखो x के पावर में n और y नहीं रहेगा इसमें, दूसरे वाला में x के पावर में थोड़ा क्या होगा,
एक कमेगा, मतलब एक घटेगा तो n माइनस वन, इसमें सिर्फ y आएगा। देन x के पावर में n माइनस टू, y और एक बढ़ेगा, x के पावर में y माइनस, सॉरी y नहीं, n माइनस थ्री, y और एक बढ़ेगा। ऐसे करते करते a बनेगा आपका x के पावर में n माइनस आर, y के पावर में r, एंड फाइनली लास्ट में बनेगा आपका y के पावर में n। इसमें अब ऐसे आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप जाके भूलोगे नहीं चीज को। और बीच में सर क्या आएगा, बीच में बेटा ये अगर प्लस होगा तो ये प्लस आएगा, माइनस में क्या होगा वो भी बोल देंगे, ये प्लस करके चला जाएगा। और एक इसमें इनसाइट है, देखने लायक चीज है कि बेटा अब अगर अच्छे से देखोगे ना, सी के नीचे जो टर्म है वही वाला y के पावर में भी आ रहा है सब में। देखो C2 y2, सी के नीचे 3 y के पावर में 3, सी के नीचे r y के पावर में r, सी के नीचे n y के पावर में n। और x के पावर कौन सा हो रहा है बेटा, ये n माइनस जीरो जो होगा वही आएगा आपका n का पावर, n माइनस वन आएगा वही आएगा आपका x के पावर में, n माइनस टू जो n माइनस सी के नीचे जो टर्म होता है उसका ही आएगा x के पावर में। देखो n माइनस थ्री करेंगे तो x के पावर में, n माइनस आर करेंगे तो देखो x के पावर में, ऐसे ही n माइनस एन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, एंड x टू द पावर जीरो वन, इसीलिए इधर x का कोई टर्म ही नहीं है क्योंकि वन हो गया है। और यही है आपका बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला। इसको मैं और एक बार अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि इसमें मैं कलर वेरिएशन करके लिखा है आपको याद रखने के लिए। इसको मैं एक बार फाइनली फ्रेश करके लिख देता हूँ, जो कि आपका x प्लस वाई के पावर में n होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू, पहले आपका बन जाएगा सिर्फ x टू द पावर n। इसमें मैंने nc0 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि nc0 का वैल्यू 1 होता है। आप प्रैक्टिस के साथ ये बन जाएगा, बार बार nc0 लिखने का जरूरत नहीं है कि 1 होता है इसका वैल्यू, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, पहले वाला में लिखा है क्योंकि इसमें सीक्वेंस के थ्रू मैंने समझाया। दूसरे वाले में क्या होगा, अभी सर nc1 x के पावर एक घटेगा n माइनस वन y, सर nc2 x के पावर दो घटेगा सर n माइनस टू वाई स्क्वायर। ऐसे ही करते करते एक टर्म आएगा x nc r, x के पावर में n माइनस आर y पावर r। ये वाला टर्म ना इंपॉर्टेंट है, बाद में ये वाला ही जनरल टर्म बनेगा जो कि बाद में हम पढ़ेंगे, आज तो होगा नहीं इसका। एंड ऐसे लास्ट वाला टर्म बन जाएगा आपका ncn y के पावर में n। हालांकि ncn का वैल्यू 1 होता है बट मैंने लिख दिया। ये होता है आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक्चुअल एक्सप्रेशन। आप बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लो। किसी को दिक्कत नहीं है कोई? मतलब बहुत अच्छे से समझ गया कि हाँ एक एक हाँ, टर्म सर। कहाँ से। अच्छा, दूसरा वाला जो मैं बोलने जा रहा था कि अगर माइनस होगा तो कैसे करेंगे, कोई बोल सकता है कि माइनस होगा तो कैसे करेंगे सर? प्लस सर माइनस। जा जा हाँ, सिर्फ ऑल्टरनेटिव में चलेगा। बट सर ऐसा क्यों कि ऑल्टरनेटिव में चलेगा? क्योंकि आप ना इसको ऐसे मान लो, इसको आप ऐसे लिख लो, x प्लस माइनस ऑफ y के पावर में n। आप दूसरा वाला को माइनस वाई मान लो और बाकी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यही वाला। आपको बस दिखेगा कि दूसरा वाला मतलब पहला वाला प्लस तो दूसरे वाला माइनस, ऐसे करके आएगा। और इसका फॉर्मूला बनता है x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस टू, एंड इसमें आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस nc3 x टू द पावर n माइनस थ्री वाई क्यूब, एंड अप टू आएगा लास्ट वाला टर्म में आपका आएगा इसमें n c n। इसमें आप माइनस ऑफ y के पावर में n लिखना है क्योंकि ये वाला n का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे मालूम नहीं है, इसलिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो रहा है पॉसिबल नहीं है क्योंकि n का वैल्यू अगर सॉरी n का वैल्यू ऑड या इवन है मालूम नहीं है। n का वैल्यू अगर ऑड हो जाएगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और इवन होगा तो ये माइनस अंदर रहेगा, इसीलिए आपको माइनस y करके लिखना है। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर x माइनस वाई टू द पावर n। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चीजें ब्रेक करके देखोगे ना, एक एक चीज आपको समझ आएगा कि क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका मेन मोटिव क्या था इसमें आने के लिए। तो यही आपको समझना है अच्छे से, ठीक है? समझ आया सबको? यस सर। बहुत खूब। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या बोलते हैं? यस सर। चलो फिर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम ऊपर भी दिखा दिया क्या? अच्छा कोई नहीं, इसको मैं नीचे हटा के, थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1,
ये बोल रहा है आपको कि इफ 1 प्लस ax पावर में n इक्वल्स टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, then find dash and dash, ये a and n। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपके पास दिया है 1 प्लस ए एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू दिस, एक्सप्रेशन दिया है जो कि कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा है, तो पहला 3 टर्म्स दिया है। आपको निकालना है ए एंड एन। कौन सा ए? ये वाला ए है और ये वाला एन है, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो सर दिख रहे हैं हम कि ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि 1 प्लस ए एक्स 2 टर्म है, तो पहले लिख लेते हैं और इसको एक्सपांड करते हैं। तो सर इसको एक्सपांड करेंगे तो पहले तो सर आएगा ये एन सी जीरो 1 के पावर में एन प्लस एन सी वन 1 के पावर में एन माइनस वन इंटू ए एक्स। दूसरा आएगा सर एन सी टू 1 के पावर में एन माइनस टू ए एक्स के पावर में 2। मैं इसके बाद नहीं लिखूंगा। तीनों टर्म से क्यों लिखा? क्योंकि इधर भी 3 टर्म्स दिया है, तो ये वाला पहला टर्म, ये वाला आपका दूसरा, एंड दिस इज द थर्ड टर्म। आप बोलोगे सर एन सी वन एंड 1 के पावर में एन माइनस वन, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं था। 1 के पावर में कुछ भी टर्म क्या हो जाएगा? 1 ही ना होगा? नहीं, 1 के पावर में कुछ भी टर्म 1 नहीं होता है। 1 के पावर में इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा तो 1 होगा। जैसे कि एन माइनस वन एक नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली ये 1 ही होगा। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको सिर्फ 1। एन सी जीरो का वैल्यू 1 एंड 1 के पावर में एन क्या है? नेचुरल नंबर, इसलिए ये भी 1 ही आएगा। तो ये अल्टीमेटली ये 1 बन गया। दूसरा में एन सी वन का वैल्यू कितना आएगा? कोई बोलो, सिर्फ मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, कोई हेल्प भी करो मुझे। N NaX हाँ, एन ए एक्स आएगा, बहुत खूब। दूसरा वाला ये आएगा बेटा, अगर इसको ब्रेक N करेंगे तो एन सी टू को N आएगा एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस टू का फैक्टोरियल टू इन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। टू बहुत खूब। और इसके साथ ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। और यही वाला sir, चीज को हम क्या करेंगे? इसके साथ कंपेयर करेंगे। कैसे? देखो, पहला वाला टर्म तो इक्वल है ही ऑलरेडी। कैसे इक्वल है? 1 और 1, तो बाकी टर्म्स भी इक्वल ही होंगे। तो देखो इसका क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट इसमें 8 है, इसमें क्या है? एन ए। तो पहला वाला रिलेशन बनता है एन ए इक्वल्स टू ए, जो कि इक्वेशन 1। दूसरे वाले में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया है जो कि 24, और इसमें देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा? टोटल बाकी जितना लिखा है एन फैक्टोरियल इंटू ए स्क्वायर बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। मतलब सर एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 24। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यही वाला टर्म तो इधर भी दिया था ना, तो यही वाला टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया, दोनों इक्वल ही होगा ना। हाँ बेटा, और इक्वल होगा तो इक्वल टर्म्स भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको एन एंड ए निकालना है। तो मैं करता हूँ, आप देखो, ठीक है, हेल्प भी करो मुझे। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं ना एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। पाई में है आपका एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये दो कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 24। हाँ या ना बोलो? yes sir, यस सर Yes, sir. तो इधर क्या रहेगा? सिर्फ एन इंटू एन माइनस वन इंटू ए स्क्वायर, और 2 को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। हाँ या ना बोलो? Yes yes sir. sir, Yes, sir. एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एन बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन इंटू वन बनेगा एन इंटू में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 48। एंड देखो इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एन इक्वल्स टू 48। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ए का होल स्क्वायर, और एन इंटू ए स्क्वायर को लिखूंगा मैं एन ए इंटू ए इक्वल्स टू 48। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि बेटा मुझे ऑलरेडी एन ए का वैल्यू मालूम है, इसको मैं यूज करूंगा। तो एन ए का वैल्यू की जगह बैठा दो भाई, 8 स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए इक्वल्स टू 48। 8 ए को राइट में ले जाओ और 48 को लेफ्ट में लेके आओ, तो 8 स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 8 ए। 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 माइनस 48 16 बनेगा इक्वल्स टू 8 ए, एंड ए इक्वल्स टू आपका 2 बन जा रहा है, जो कि आपका पहला वाले का मतलब पहला दोनों में से एक का आंसर।
दूसरा का वो इसमें बैठाएंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, a ने इक्वल्स टू 8 था, आप इसमें n का वैल्यू निकालोगे 8/a एंड a का वैल्यू आपका 2 है, so this is equals to 8/2 equals to 4 and finally the answer is n equals to 4 and आपका दो आंसर क्या आ गया बेटा, a equals to 2 n equals to 4। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज का सेशन इसी तरह करते हैं, एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा लिख लो इसको, ठीक है। और पिछले वाले जो है क्वाड्रेटिक अच्छे से रिवीजन करो, मैं उसका असाइनमेंट आपको दे दूंगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन का क्या देते हैं, चलो ये वाला देते हैं, √3 + 1 के पावर में 6 प्लस √3 - 1 के पावर में 6। आपको ये ना एक्सपांड करना है, एक्सपांड दिस एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। तो बोलो किसी को अगर कोई अच्छा एक कॉपी कर लो, एंड किसी को अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। अच्छा, मतलब सब लोग समझ गए एकदम अच्छे से। तो ये बेसिक क्लास था कि बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है, थ्योरम कहाँ से आया, क्यों ऐसे हो रहा है, ये हमने समझा। पास्कल्स ट्रायंगल समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पास्कल ट्रायंगल से डायरेक्ट अभी एप्लीकेशंस नहीं आते क्योंकि ये थोड़ा ऑब्सोलेट हो गया है, ये जो आपका थ्योरम है, ठीक है। बट आपको समझना है क्योंकि ये कंसेप्ट आपको यूज होगा इसमें, ठीक है। कंसेप्ट का बहुत ज्यादा जानकारी है इसमें, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्ट आप फॉर्मूला पढ़ लेते तो आपको समझ ही नहीं आता था कि हाँ NC0 से NCR का रिलेशन क्या है, बाकी चीजें से इसका रिलेशन क्या है। तो आपको मतलब डीप में जाकर समझना होगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करो, घर पे आप जो भी पिछले क्लासेस है उसका रिवीजन लो अच्छे से, नहीं तो नहीं बनेगा। इतना ही बेटा, ठीक है। आप पढ़ोगे भूल जाओगे, ये ऑब्वियस बात है, आप पढ़ोगे भूल जाओगे, बट अगर रिवीजन फिर से नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब पढ़ते हैं, पढ़ते सब है, बट सब रिवीजन नहीं करते हैं, और वही आपका आखिर में जाके डिफरेंस बन जाता है बहुत बड़ा। जो लोग रिवीजन करते हैं उसको चीज याद रहता है, क्योंकि अभी आपको एटलीस्ट 2 साल तक तो ये चीज याद रखना ही है स्टार्टिंग से लेकर, क्योंकि आप 11 पढ़ रहे हो, टोटल 12 पढ़ोगे, एटलीस्ट मैं मन के चल रहा हूँ 1-1.5 साल तो कम से कम आपको याद रखना ही है मिनिमम। तो आपका खुद का नोट होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। आप चाहो तो इसमें से नोट कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, प्रॉब्लम्स एंड बाकी कुछ भी, बट आप करो। और या तो आप वो करो, या तो अगर किसी को नोट बनाने का मन नहीं है, नहीं हो रहा है, तो आप ये जो आप मेरा नोट्स है, मतलब कि जो मैं क्लास नोट भेज रहा हूँ, इसको ही आप एप्लीकेशंस के थ्रू मार्च कर लो, एक एक चैप्टर का अलग अलग करके रख दो, और एग्जाम के टाइम पे इससे आप रिविजन करो, या बीच बीच में रिविजन करो। सिर्फ एग्जाम के टाइम पे रिविजन करके कुछ नहीं होगा। बट आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैथ कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है ऊपर से, उसका भी लोड है, तो आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। नहीं तो पढ़ोगे चीजें भूलोगे, ये सब होता है, मैं भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, रिवीजन जो करता है उसी को याद रहता है, ठीक है। यही था मेन मुद्दा। आई होप कि आपको समझ आया होगा सेशन, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तो टोटल 4 क्लास है इस वीक में, तो अच्छा खासा हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है फिर? No, sir. ओके, बहुत खूब देन। चलो फिर सबको गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो, एंड Good night, sir. खुद का ख्याल रखो। गुड नाइट Good बेटा, night. गुड Right, sir. नाइट बेटा।